मेरी यूट्यूब वीडियो क्लास में। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के गणित विषय पर है, जिसमें अध्याय 1 संख्या पद्धति के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अपरिमेय संख्या तथा वास्तविक संख्याओं को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद वर्गमूल वाले संख्याओं का संख्या रेखा पर निर्धारण किस प्रकार होता है, इसको भी सीखेंगे और अंत में प्रश्नावली 1.2 का हल भी करेंगे। तो अंत तक बने रहे मेरे साथ। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या को अच्छे से समझा था कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा भिन्न संख्या, ये सभी संख्या मिलकर परिमेय संख्या बनाती है। तो अगर आपने पहले भाग का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, फिर इस भाग पर आएँ। पहला टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। आइए सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या के परिभाषा को देखते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। याद कीजिए, परिमेय संख्या में आपने पढ़ा था कि वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या है परिभाषा? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ P और Q क्या था? हमारा पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब जैसे ये रूट वाली जितने भी संख्याएं हैं, जैसे जिनका ये वर्गमूल निकल सके उनको छोड़ के, जैसे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ऐसे वर्गमूल को छोड़ के, जैसे √2 है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, ये सब संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, फिर पाई है ना, यह भी अपरिमेय संख्या है। फिर 0.10, 1 2 1 4 5, मतलब अनंत तक कुछ भी आता रहे, ऐसी संख्याएं भी क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अब ये संख्याएं अपरिमेय कैसे हैं, इसको हम अगली कक्षा में अच्छे से सिद्ध करके सीखेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझे कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। अगला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब यह वास्तविक संख्या है क्या? तो इसका परिभाषा है सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, आप परिमेय संख्या को पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न संख्या, ये सभी मिलकर क्या बनते हैं? परिमेय संख्या बनते हैं, है ना। अच्छा, इसी में जब आप अपरिमेय संख्या को मिला देंगे, अभी आप जो पढ़े हैं अपरिमेय संख्या, उसको मिला देंगे, तो यह सभी संख्याओं का संग्रह जो है वह क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या बन जाएगा। ठीक, इसको हम किसी से प्रकट करते हैं? R से प्रकट करते हैं। अब आप इसको दोबारा अच्छे से समझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, है ना, 1 से लेके अनंत तक की संख्या क्या कहलाती थी? प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब इसी में यह जब 0 मिल जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, अब इसी में ऋणात्मक संख्या मिल जाएंगी। ठीक है, -2, -1, -3 इत्यादि। तो अब यह क्या हो गया? यह हो गया पूर्णांक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अब देखिए, अब इसी में बटा पर की संख्या मिल जाएंगी, है ना, जैसे 1/2, 3/4, है ना, 5/6 इत्यादि। तो अब यह क्या बन गया? यह बन गया परिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा, अब इसी में आप अपरिमेय संख्या को मिला दे, है ना। अपरिमेय संख्या क्या है? जैसे √2, है ना, √3, पाई इत्यादि, यह सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इन सभी संख्याओं का संग्रह क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या बन जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। तो संख्या को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, आशा है। पाएं हिंदी में लर्न, प्रैक्टिस और टेस्ट करने की आज़ादी सिर्फ एमबाइब ऐप पर। अब देखिए, आपका अगला टॉपिक है वर्गमूल 2 का संख्या रेखा पर निर्धारण। मतलब ये जो वर्गमूल वाली अपरिमेय संख्याएं हैं, इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? ठीक है, तो देखिए, इसको दर्शाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे स्केल और ये प्रकार। हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक संख्या रेखा का निर्माण करेंगे। अब देखिए, इसको हम सबसे बीच में यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हम 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको 1 मान लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको हम 2 मान लेंगे, फिर यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ देखिए, यहाँ से हम 1 इधर पीछे बढ़ेंगे तो यह -1, यहाँ -2 और यहाँ -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको हम लिख देंगे। इसको हम क्या माने हैं? यह 0 है आपका, यह 1 है, यह 2 है, यह 3, यह -1, यह -2 और यह -3। ये आपका संख्या रेखा बन गया। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जो 1 इकाई माने हैं,
ठीक है। हम एक इकाई क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब भी यहाँ से खींच देंगे एक से, ठीक है। जितना एक इकाई हम लिए थे उतना ही एक इकाई हम यहाँ से भी यहाँ लंब खींच देंगे, ठीक है। इतना ही हम एक माने हैं। अब क्या करेंगे, इस लंब को हम क्या करेंगे, इस शून्य से मिला देंगे, ठीक है। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक एक इकाई था, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी हम कितना नापे हैं, एक ही नापे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यह भी एक इकाई और यह भी एक इकाई। अब आप ध्यान से देखिए कि यह जो त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज का निर्माण हो गया यहाँ पे, है ना। कैसा त्रिभुज का निर्माण हो गया, समकोण त्रिभुज का। यहाँ पे हम इसको लंब खींचे हैं, ठीक है, तो यह कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक था, है ना, उसने एक प्रमेय दिया था, क्या, विकर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखिए यहाँ यह विकर्ण है, ठीक है। इस त्रिभुज का आप नाम दे दे, इसको आप ए, इसको आप बी और इसको सी कर दे, है ना। तो विकर्ण का स्क्वायर यानी विकर्ण इसको कहते हैं हम, है ना, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, यानी ए बी, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब यहाँ से यहाँ तक है यानी बी सी, यह क्या हो गया बी सी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यही प्रमेय जो है पाइथागोरस ने दिया था, ठीक है। तो इस प्रमेय के हिसाब से ए सी हमारा कितना, ए सी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ए सी हमको नहीं पता है, ए बी कितना है, ए बी यहाँ से यहाँ तक एक है, एक माने हुए हैं हम, तो एक का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी भी एक ही है ना, तो यह भी एक का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए सी का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट हो जाएगा, है ना। यहाँ से स्क्वायर को जब हम इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर इधर जाने के बाद क्या होता है, वर्गमूल हो जाता है। अच्छा, इधर संख्या क्या क्या है, एक का स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा, और यह भी एक का स्क्वायर है तो एक का उसके बाद एक ही रह जाएगा, ठीक है। तो ए सी बराबर कितना हो गया, एक प्लस एक दो हो गया, रूट दो हो गया, ठीक है। तो हमको संख्या रेखा पर किसको दर्शाना है, रूट दो को, और हमारा ए सी बराबर कितना आ गया, रूट दो आ गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया हमारा, रूट दो आ गया। कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय से आया, ठीक है। तो संख्या रेखा पर यह शून्य है और यहाँ से यहाँ तक हमको रूट दो आ गया, लेकिन हमको रूट दो कहाँ दिखाना है, इस संख्या रेखा पर दिखाना है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये प्रकार का उपयोग करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से हम क्या करेंगे, नाप लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम नाप लिए, ठीक। अच्छा, नापने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे एक आर्क यहाँ पर खींच देंगे, ठीक है। अब जहाँ पर यह, जिस बिंदु पर यह कटा, ठीक है, इस बिंदु पर, तो इस शून्य से लेकर इस बिंदु तक का जो दूरी है, यह क्या बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है, यही दूरी आपका बन गया क्या, रूट दो, ठीक है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि रूट दो का हम निर्धारण संख्या रेखा पर कैसे करेंगे, ठीक है। आप इसी प्रकार रूट तीन का भी कर सकते हैं, है ना। रूट चार का तो खैर दो होता है, रूट पाँच का भी कर सकते हैं, आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नावली 1.2 की तरफ। आपसे अनुरोध है कि आप इसको खुद से हल करने का प्रयास करें। जब आपसे नहीं बने तब आके वीडियो का सहारा लें, और वीडियो का सहारा लेने के बाद भी आप इसे खुद से ही हल करें। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे हल, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यह तीनों प्रश्न है, इसको आपको पढ़ के बताना है कि यह सत्य कथन है या असत्य कथन है, मतलब सही है या गलत है। पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है ना। सही बात है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब कैसे सही है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्या जो है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या है, संग्रह है ना। वास्तविक संख्या जो है वह परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक तरह से वास्तविक संख्या तो है ही, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है 1 का 2, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। यह कथन सत्य है या असत्य। यह थोड़ा आपको टफ लगेगा, इसको आप समझे अच्छे से, थोड़ा गौर से समझे। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। यह कथन असत्य है,
है ना। अब असत्य क्यों है इसको जरा आप अच्छे से समझे। क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप वर्गमूल समझ जानते हैं अच्छे से, है ना। जैसे मान लीजिए √4 बराबर क्या होता है, 2 होता है ना। √9 बराबर क्या होता है, 3 होता है। √16 बराबर क्या होता है, 4 होता है। आप वर्गमूल अच्छे से समझते हैं, है ना। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। तो यहाँ देखिए वर्गमूल हम जो निकाल रहे हैं यह प्राकृत संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं, है ना। तो किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल जो है वह प्राकृत संख्या ही होगा। ठीक है, अच्छे समझे आप। किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल प्राकृत संख्या ही होगा। ठीक है, यह ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। आप किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल सोचिएगा कि ऋणात्मक हो जाए तो वह कभी नहीं होगा। अच्छा, संख्या रेखा को आप अच्छे से जानते हैं कि संख्या रेखा जो है वह बीच में क्या होता है, शून्य होता है। इधर 1 2 3 बढ़ते जाता है, फिर इधर -1 -2, है ना, -3। तो यहाँ कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है ना। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु तो यह धनात्मक संख्या भी होगा और ऋणात्मक संख्या भी होगा, यानी प्लस वाली संख्याएं भी और माइनस वाली संख्याएं भी, है ना। तो यह कथन जो है प्लस वाली संख्याओं के लिए तो लागू हो रहा है, लेकिन ऋण वाले संख्याओं के लिए लागू नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल जो है वह ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आप सोचिए कि 9 का वर्गमूल -3 हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल जो है वह धनात्मक ही होता है बात समझ में। और संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं भी है और ऋणात्मक संख्याएं भी है। तो यह कथन सिर्फ शून्य से धनात्मक संख्याओं के लिए ही लागू होता है, इधर नहीं। तो इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। आशा है आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है 1 का 3। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह भी कथन असत्य है, यह गलत कथन है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या जो है परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। आप यहाँ देखिए वास्तविक संख्या जो है वह परिमेय भी है और अपरिमेय भी है ना। यानी परिमेय कहने का मतलब 2, 3, 1/2 इत्यादि ये सब भी है, और √2 पाई इत्यादि ये सब भी है। तो यह कहना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ एक अपरिमेय होती है ना, यह असत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप इस कथन को। अब देखिए अगला प्रश्न है 2 नंबर। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो अभी आप पढ़े हैं कि वर्गमूल वाली संख्याएं जो है वह क्या होती है, अपरिमेय होती है। जैसे √2 है ना, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, यह सब क्या है, अपरिमेय संख्या था। लेकिन क्या वर्गमूल 4 भी अपरिमेय संख्या है? वर्गमूल 4 जो है वह अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 4 बराबर 2 होता है ना। और यह 2 क्या है, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कुछ परिमेय भी होते हैं, है ना। क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होते हैं, जैसे आप पढ़ चुके हैं, जैसे √2 है ना, √3, √5, यह सब क्या है, अपरिमेय है। लेकिन कुछ धनात्मक पूर्णांक परिमेय भी होते हैं, जैसे √4 है ना। √4 बराबर वर्गमूल 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 तो परिमेय संख्या है। ठीक है, या √9 है ना, √9 बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यह 3 तो परिमेय संख्या है। या √16 वर्गमूल 16, यह क्या हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, है ना, यह भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। या √25, यह भी क्या होगा, यह परिमेय संख्या ही होगा। क्यों? क्योंकि √25 जो है वर्गमूल 25, इसका अर्थ होगा 5। ठीक है, तो यह कथन जो था यह क्या है, गलत है ना। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आप उदाहरण में वर्गमूल 2 को निरूपित करना सीख चुके हैं। इस प्रश्न में हमको कितना को निरूपित करना है, वर्गमूल 5 को। ठीक है, तो देख कैसे करते हैं इसको निरूपित। Byju's classes with the 2-teacher advantage. Attend a वर्गमूल 5 को। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको निरूपित। वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, हम एक संख्या रेखा इस तरह बनाएंगे और हम क्या करेंगे, बीच में एक शून्य का स्थान दे देंगे। ठीक है,
और हम इधर 1 मान लेंगे, इधर 2, 1-1 सेंटीमीटर का हम दूरी लेते हैं। यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ 5, फिर इधर हम लेते हैं -1, -2, -3, -4 और -5। तो इस तरह हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, यहाँ शून्य है, इधर धनात्मक संख्या है और इधर ऋणात्मक संख्या है। हमको कितना को दर्शाना है, वर्गमूल 5 को। तो वर्गमूल 5 जो है यह जब भी होगा धनात्मक ही होगा, या ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे इस संख्या रेखा पर। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका आधार जो है वह 2 सेंटीमीटर का हो। जैसे यहाँ से 0 से लेकर हम 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, और उस त्रिभुज का लंब जो होगा वह 1 सेंटीमीटर होगा। हम 1 सेंटीमीटर इस स्केल से हम नाप लेंगे। 1 और 2 सेंटीमीटर हमारा आधार हो जाएगा, और 2 पर हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का है लंब हम यहाँ से यहाँ तक बना देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे इसी स्केल के माध्यम से। हो गया, हम इसको मिला दिए। ठीक है, अब हम इसका कुछ नाम दे देंगे। यह 0 है तो मान लीजिए यह O है। ठीक है, इसको 0 भी मान लीजिए, O भी मान लीजिए, और इसको मान लीजिए A। ठीक है, और इसको मान लीजिए, यहाँ 2 है तो चलिए इसको 2 ही मान लीजिए। ठीक है, आपका त्रिभुज क्या हो गया, A2O, A2O। ठीक, तो अब देखिए यह जो त्रिभुज बना है A2O, इस त्रिभुज A2O में पाइथागोरस प्रमेय आप सीख चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या होगा हमारा, यह कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर प्लस लंब का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यानी OA का स्क्वायर बराबर O2 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। अब देखिए हम इस वर्ग को, हम स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो स्क्वायर वर्ग जो है बराबर किधर जाकर वर्गमूल में बदल जाता है। ठीक है, इस पूरे संख्या पर वर्गमूल लग जाता है। ठीक है, तो OA बराबर क्या हो जाएगा, O2 कितना है, O2 यहाँ से यहाँ तक हम 2 सेंटीमीटर नापे हुए हैं, है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस A2 कितना है, A2 यहाँ से यहाँ तक हम 1 सेंटीमीटर नापे हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा वर्गमूल में, बराबर 4 और 1 5, वर्गमूल 5 हो गया। ठीक है, तो OA बराबर कितना हो गया, वर्गमूल 5। यह OA बराबर कितना हो गया, यह वर्गमूल हो गया 5। ठीक है, तो इसी 5 रूट, ये वर्गमूल 5 को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना था, लेकिन यह रूट 5 जो है वर्गमूल 5, यह आपको OA यहाँ पर आ गया है ना। इस वर्गमूल 5 को आपको इस संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो इस संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे हम, इसके लिए हम इस प्रकार का सहायता लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस OA से हम इसको यहाँ से नाप लेंगे। ठीक है, देखिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का हम एक चाप ले लेंगे। ठीक है, आर्क। अब यहाँ जो कटा यही जो है यह क्या हो जाएगा, इसको हम मिला देंगे, और यही हमारा हो जाएगा इस संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 का स्थान। ठीक है, यही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, एक सर्पिल वर्गमूल की रचना करना है। ठीक है, अब यह कैसा होगा, यह चित्र इसी प्रकार का होगा। ठीक है, हमको इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक इकाई लेना है, इस पर लंब भी एक इकाई लेना है। तो जब यह एक इकाई लेंगे, यह एक इकाई लेंगे, तो इसका जो विकर्ण होगा यह √2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इस √2 पर हम एक लंब लेंगे एक इकाई, है ना। अब यह क्या हो जाएगा, यह √3 हो जाएगा। फिर इसी √3 पर एक लंब लेंगे एक इकाई, फिर यह जो हो जाएगा √4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमको क्या करना है, आगे बढ़ाते बढ़ाते इसको हमको इसमें सटा देना है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह सर्पिल वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे रचना करेंगे। तो वर्गमूल सर्पिल की रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बिंदु लेंगे। ठीक है, मान लीजिए वह बिंदु हमारा यहाँ पर है। इस बिंदु को हम क्या मान लेंगे,
इस बिंदु को हम O मान लेंगे। अब इस बिंदु से हम क्या करेंगे, एक इकाई, एक लंबाई खींच देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, एक इकाई हम मान लेते हैं। हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक इकाई का फिर हम यहाँ पे लंब खींचेंगे। अब वह लंब आप चांद के माध्यम से भी खींच सकते हैं, इसके द्वारा भी खींच सकते हैं, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे आप क्या करें, खींच ले। आप 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं ज्यामितीय आकृतियों की रचना में, इसको हम कैसे यहाँ से यहाँ तक हम लंब खींचते हैं। अगर आप नहीं सीखे हैं अभी तक तो आप पिछले वीडियो को देख ले 8वीं क्लास की, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक हम माने थे, अब यहाँ से भी हम लंब क्या करेंगे, एक खींच लेंगे। देखिए यहाँ इस बिंदु से हम क्या करेंगे, इससे होते हुए हमको हमारा गुजरना चाहिए लाइन, यहाँ जो काटा है इससे उधर गुजरना चाहिए। चलिए हो गया, यह एक, यह भी एक, ठीक है। अब चूंकि यह एक और यह भी एक, तो इसका जो विकर्ण होगा यह क्या हो जाएगा, इसको हम जब मिला देंगे तो यह हो जाएगा हमारा √2। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यह हो गया √2, ठीक है। अब यह जो √2 हुआ, अब आपके प्रश्न में कह रहा है फिर क्या करना है, यहाँ से इस रेखा पर फिर एक लंब ले लेना है, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे एक इकाई का। अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई और मस्ती करना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में? हाँ जी, 100% बिल्कुल फ्री में अब आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर सकते हो और मस्ती कर सकते हो। फिर एक लंब ले लेना है, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे एक इकाई का। तो लंब खींचने के लिए इस बिंदु पर कटा है हमारा आर्क, है ना, तो इस बिंदु को मिला के हम क्या करेंगे, हम एक इकाई हम खींच लें यहाँ से यहाँ तक। यह क्या हो गया, हमारा एक इकाई हो गया, ठीक है। यह एक हुआ, यह √2 है, तो जब हम इसको मिला देंगे तो यह पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इस √3 वाली रेखा पर फिर हम हमको क्या करना है, एक इकाई का लंब खींचना है। हम क्या करेंगे, एक इकाई फिर यहाँ से यहाँ तक हम ले लेंगे, ठीक है। यह लंब हो गया, यह इसका लंबाई हो गया एक इकाई, ठीक है। और यह √3 है, यह √3 और यह एक, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यह जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, यह कितना हो जाएगा, आप पढ़ चुके हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यह हो जाएगा √4, यानी 2 इकाई, ठीक है। √4 बराबर 2 होता है, ठीक। अब हमको क्या करना है, फिर इस पर एक लंब लेना है ना। ऐसे ही करते करते हमको क्या करना है, इसको इसमें मिला देना है। तो देखिए फिर क्या करेंगे, तो 90 डिग्री का आर्क यहाँ से इस बिंदु पर कटेगा। हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर हम एक इकाई फिर हम मिला लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक इकाई यहाँ तक, है ना, यहाँ तक होगा, यहाँ तक हम क्या करेंगे, हम खींच लेंगे, ठीक है। अब यह हो गया √4 वर्गमूल 4 और यह हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिलाने वाला जो हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस बिंदु से, मेन बिंदु हमारा O, इसे मिला देंगे। तो यह √4, यह 1, यह हो जाएगा √5, ठीक है। अब फिर इस पर हमको क्या करना है, फिर ऐसे ही एक लंब लेना है एक इकाई का। तो यहाँ देखिए आपको इसी तरह का रचना करना